बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फिनॉल की अम्लीयता को समझाइए। यानी फिनॉल एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो इसको हम जो है किस तरीके से स्पष्ट करेंगे, आइए देखते हैं। फिनॉल एक दुर्बल अम्ल है। फिनॉल एक दुर्बल अम्ल यानी एक वीक एसिड है। फिनॉल को हम जो है कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल एक कार्बोनिक अम्ल होता है, जैसे कि H2CO3। H2CO3 जो होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इसको कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास है कार्बोलिक अम्ल। फिनॉल सार यानी NaOH के साथ क्रिया करता है। सार NaOH या KOH के साथ क्रिया करता है। तो किस तरीके से क्रिया करता है, आइए इसकी अभिक्रिया को देखते हैं। इस तरीके से, जैसे कि ये हमारे पास फिनॉल है, OH फिनॉल प्लस, अगर मैं इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराऊं तो यहाँ पर क्या बनता है, इस तरीके से देखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर यौगिक बनता है आपका ONA प्लस बनता है H2O प्लस बनता है H2O। यानी ये जो हमारा यौगिक बना इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। और ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है यह एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फिनॉल यानी इसने अम्ल की तरह यहाँ पर व्यवहार किया है, ये एक अम्ल है और ये एक क्षार है, और ये जो है हमारे पास लवण और जल, ये हमारे पास क्या है, एक साल्ट है। ये हमारे पास क्या है, एक लवण बन गया यहाँ पर हमारा, और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। तो इस तरीके से फिनॉल ने यहाँ पर अम्लीय व्यवहार अपना स्पष्ट किया है। अब हम बात करते हैं फिनॉल की अम्लीयता के क्या कारण हैं। तो फिनॉल की अम्लीयता के कुछ कारण हैं। तो पहला हम देखते हैं इसमें कि फिनॉल में सभी कार्बन परमाणु जो है sp2 संकरित हैं। तो देखेंगे किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास ये फिनॉल होता है, इस तरीके से आप देखते हैं ये बेंजीन है, इस पर हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। तो ये सारे कार्बन जो हैं यानी डबल बॉन्डेड कार्बन है, सब में द्विबंध है, और द्विबंध वाला जो कार्बन होता है ये सारे कार्बन क्या है, sp2 संकरित है। यानी ये वाला कार्बन भी यहाँ पे क्या है, sp2 संकरित है। और sp2 संकरित कार्बन क्या होता है, sp3 संकरित कार्बन के मुकाबले अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अधिक विद्युत ऋणी होता है। यानी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, और जिस कारण से ये क्या होगा, इस हाइड्रोजन परमाणु को निकलने में यहाँ से आसानी हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन को निकलने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए ये जो है हमारे पास ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तीसरा बिंदु इसमें आता है कि फिनॉल निम्न प्रकार आयनित होता है। तो फिनॉल का जो आयनाइजेशन होता है उस किस तरीके से होता है, आइए देखते हैं। जैसे कि ये फिनॉल है हमारे पास, यहाँ पर फिनॉल OH प्लस H2O, जब इसको जल में घोला जाता है, वाटर में रखा जाता है, तो ये इस तरीके से आयनित हो जाता है। यहाँ देखेंगे इस तरीके से आयनित होता है, यानी यहाँ पे बन जाता है O नेगेटिव ऋणात्मक, और प्लस बन जाता है H3O प्लस। H3O प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस को क्या नाम भी दिया जाता है, हाइड्रोनियम आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और इसको बोला जाता है फिनॉक्साइड आयन, इसको कहा जाता है फिनॉक्साइड आयन, ये कहा जाता है फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन हो गया और ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। और इधर जो है हमारे पास ये एक वीक एसिड है, अम्ल है। यानी इसकी अम्लीयता क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, है ना। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो यहाँ पर इसने अम्ल का व्यवहार किया। अब इसकी जो अम्लीयता है वो किस कारण से है, उस पर हम बात कर लेते हैं। जो फिनॉक्साइड आयन है हमारा, ये फिनॉक्साइड आयन जो है रेजोनेंस के कारण मतलब अनुनाद के कारण स्थायित्व तो प्राप्त कर लेता है ना। इसलिए ये हाइड्रोजन आयन बनाने में यहाँ पे क्या होती है, या हाइड्रोनियम आयन बनाने में यहाँ पे आसानी होती है, इसलिए ये अम्लीय व्यवहार करता है। हालांकि उतना प्रबल अम्ल नहीं है कि भाई अगर हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं किस तरह से इसमें रेजोनेंस होता है। आइए देखते हैं किस तरह से
इसमें रेजोनेंस होता है, यानी ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ की तरफ को मूव होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से यहाँ मूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक रेजोनेटिंग फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म इसमें इस तरह से तैयार होती है। आइए देखते हैं, मतलब इनके बीच में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बिंदु पर आ गए, यानी इस बिंदु पर अब जो है ये ऋण आवेश इस बिंदु पर आ गया, और ये दो इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से बचे रहे। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस बिंदु पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास अगला जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी वो इस तरीके से हम उसको दिखाएंगे। तो अब देखेंगे, यहाँ तो डबल बॉन्ड हमारे पास इसी तरीके से रहा है, प्लस रहा है, और यहाँ पर हमारे पास अब द्विबंध बन गया। ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर आ गए, यानी ऋण आवेश जो है हमारा इधर चला आया, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि यही जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर के इस कार्बन परमाणु पर आ जाएंगे। तो हमारे पास अगला जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी वो कैनोनिकल फॉर्म कैसी होगी, वो इस तरीके से कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए यानी ऋण आवेश आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, O+ हो गया इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर मूव हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर चले जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये इसके कुछ कैनोनिकल फॉर्म बन जाएंगे, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पर वापस चले गए। तो ये जो है हमारे पास इसके क्या होंगे, इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग फॉर्म, यानी ये क्या बोले जाते हैं, रेजोनेटिंग फॉर्म इनको बोला जाता है, यानी इनको अनुनाद संरचनाएं हम कह सकते हैं। ये क्या होती हैं, अनुनाद संरचनाएं होती हैं इस तरीके से। और इसका जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं वो इस तरीके से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो सकता है। इस तरीके से हमारे पास अनुनाद संकर जो होता है, अनुनाद संकर इस तरीके से नहीं, ऐसे बना लेंगे इसका अनुनाद संकर हम इस तरीके से, ये, और यहाँ पर हमारे पास वो था, और नेगेटिव चार्जेस जो थे वो कहाँ थे, वो इधर थे, और इधर इसमें नेगेटिव चार्जेस आए थे इस तरीके से, ऐसे करके, और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज था। इस तरीके से हमारे पास इसमें नेगेटिव चार्जेस जो हैं इन जगहों पर क्या हो रहे थे, घूम रहे थे। तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे अनुनाद संकर, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये भी कारण है इसके एसिडिक होने का, है ना। ये सारी चीज़ें हमको देखनी है और इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। 3 नंबर का ये सवाल हमारे पास आता है। अभी कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो जो फिनॉल होते हैं, यानी जो फिनॉल हैं वो अल्कोहल से, फिनॉल जो हैं अल्कोहल से क्या है, अधिक अम्लीय हैं, अधिक अम्लीय हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण तो ऊपर वाला ही है, अधिक अम्लीय हैं, है ना। लेकिन जो हम फिनॉल की बात करते हैं, सॉरी हम अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे हम अल्कोहल की बात करते हैं C2H5OH, और इसको अगर हम जल में घोलते भी हैं, मान लीजिए इसको हम जल में डालते हैं और हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से C2H5O नेगेटिव बनता है, और प्लस H3O की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो बना, इसको हम एथॉक्साइड आयन बोलेंगे। ये हमारे पास एथॉक्साइड या एल्कोक्साइड आयन भी कह सकते हैं। एथॉक्साइड आयन जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, इसमें अनुनाद नहीं होता है, इसमें जो है अनुनाद नहीं होता है, इसलिए जो है फिनॉल ज़्यादा अम्लीय हैं, और ये इनकी तुलना में अल्कोहल की तुलना में जो है अधिक अम्लीय होते हैं। अल्कोहल कम अम्लीय हैं, क्योंकि इनमें एथॉक्साइड आयन के पास ऐसी कोई संभावना नहीं है जिसमें अनुनाद हो। अब हमारे पास एक सवाल है कि निम्न को बढ़ती अम्लीयता के क्रम में लिखिए। जैसे कि हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दिया गया है, दूसरा हमारे पास है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है, ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, और ये हमारे पास क्या है, फिनॉल है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या बात कर लेंगे कि पहला बिंदु हमारे पास ये होता है कि इलेक्ट्रॉन
देने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाले जो समूह होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है CH3 होता है, खुद OH इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है OCH3 होता है ना, या और फिर कुछ हेलोजन्स होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, जो फिनॉक्साइड आयन होता है, जो अभी हमने बात की थी पहले, जो फिनॉक्साइड आयन है के जो स्थायित्व है, फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को कम करता है, स्थायित्व को कम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कम करता है। तो एक तो चीज़ ये हो गई, और जिसके कारण जो होता है, क्या होता है, जिसके कारण अम्लीयता जो है कम हो जाती है, जिसके कारण अम्लीयता घट जाती है। तो पहला बिंदु तो ये हो गया। अगर हमको इनमें से कोई ग्रुप इसमें मिले तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह। इलेक्ट्रॉन जो लेने वाले समूह हैं, जैसे कि आपका NO2 ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है ना, CHO आपका इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है, यानी COOH इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है। ये स्थायित्व को बढ़ाते हैं, यानी फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, यानी फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, स्थायित्व को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, स्थायित्व को बढ़ाते हैं, और अम्लीयता बढ़ती है। इनके आने से क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती है। ठीक हो गया, ठीक है, यानी NO2 ग्रुप आएगा तो अम्लीयता बढ़ जाएगी फिनॉल की। तो पहली बात तो ये है कि इनमें सब में क्या है, अब NO2 ग्रुप है भाई तीनों में। तो कहने का मतलब है कि फिनॉल इनमें कम अम्लीय हैं, ये जो हैं आपके ज़्यादा अम्लीय हैं। अब बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखना है, यानी अब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे कम अम्लीय को पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो सबसे कम अम्लीय कौन है, तो सबसे कम अम्लीय हमारा जो है, अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम में सबसे पहले हमारे पास आता है फिनॉल। सबसे पहले आ गया फिनॉल। अब फिनॉल के बाद कौन जो है, इसमें लोअर देन का चिन्ह लगेगा, हम बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। तो इसके बाद कौन आएगा, यानी इसके बाद आएगा हमारे पास, पहले फिनॉल आया। अब इन तीनों में अगर हम बात करें, किस में, इसमें बात कर लें और इन तीनों में बात करें, इन तीनों में पैरा वाला जो है ज़्यादा अम्लीय होता है, उसके बाद ऑर्थो वाला, और उसके बाद मेटा वाला, हाँ उसके बाद ऑर्थो वाला, और उसके बाद मेटा वाला। यानी इन तीनों में सबसे कम अम्लीय मेटा है, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद पैरा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा मेटा नाइट्रो, इसके बाद क्या आ जाएगा, मेटा नाइट्रो आ जाएगा, यानी हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल, यानी OH और ये NO2, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये इस तरीके से, ये लास्ट में रहेगा, ये पहले रहेगा, यानी ये घटता हुआ क्रम है, यानी ये कम अम्लीय है और ये अधिक अम्लीय है। यानी इसका मतलब क्या है, ये कि कम अम्लीय, और ये जो है हमारे पास ये अधिक अम्लीय है। तो इस तरीके से ये सवाल जो है बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान से आप जो है करने का प्रयास करेंगे।